हाफिज़ साहब, जो सूरत हाल बनी है, ये मामला बड़ा तवील है, बड़ी हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने पहले ये सीटें जो है वो सस्पेंड की, अब बहाली का जो है जो उनके नोटिफिकेशन थे उससे बहाल किया गया। तो सूरत हाल क्या लग रही है आपको? अब पहले तो तहरीक इंसाफ की बड़ी एक थी, तो अब हुकूमत को कौमी असम्बली के अंदर भी 2/3 पंजाब में भी मिल चुकी है, और केपी के अंदर सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई आपका शुक्रिया। 12 जुलाई 2024 की जो जजमेंट आई थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इन रिज़र्व सीट्स पे दी थी, उसके अंदर एक इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस जो था, जिसे री इंजीनियरिंग का प्रोसेस था, उसको उसके अंदर लेके आए आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर या आर्टिकल 187 की बुनियाद के ऊपर। चूँकि रिज़र्व सीट्स का सारा प्रोसेस उस दिन स्टार्ट होता है जब इलेक्शन शेड्यूल जो है आपका सेक्शन 57 या 58 के नीचे शुरू होता है, उसके बाद सेक्शन 104 के नीचे जाके आप अपनी लिस्ट देते हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आर्टिकल 51 के अंदर या जो नेशनल असम्बली है और आर्टिकल 106 जो आपका सूबाई असम्बलीज हैं, उनके अंदर आप एज ए पोलिटिकल पार्टी अगर आते हैं, अगर आपने सीट जीती है तो आपको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर सारा कुछ उल्टा हुआ। इसके अंदर ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनकी बहुत बड़ी तादाद जीती और उन्होंने उस पोलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी असम्बली के अंदर प्रेजेंस भी नहीं थी, 57, 58 जो शेड्यूल उसमें भी नहीं था, लिस्ट भी नहीं थी, और उसने बताते खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर जब एज ए SIC भी अप्लाई किया 21 तारीख को, तो 24 तारीख को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हमने तो एज ए जनरल इलेक्शन के तौर पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया 4 मार्च को, ये जो रिजर्व सीट्स थी जो PTI बैक कैंडिडेट्स की बुनियाद पे SIC क्लेम करती थी वो उनको नहीं मिली, और उसके बाद ये रिजर्व सीट जो थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को चली गई। उसके बाद जो है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। अब मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल ओवररीच या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच, या उसके बाद ये है कि एक राइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसको जब उन्होंने बैक पे किया या रेक्टिफाई किया, जो 27 जून की जजमेंट आई है, तो उसके 5 बड़े मेजर इम्पैक्ट्स हैं। एक इसका इम्पैक्ट ये आया है कि गवर्नमेंट जो है या उसकी अलाइड पार्टीज जो हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी आ गई। अब वो आर्टिकल 238 या 39 के नीचे अमेंडमेंट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल ब्लंडर PTI ने किया या SIC के साथ मिलकर किया, जो उन्हें पता था कि प्लेन लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अब उनके सारे जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं या रिटर्न कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जब इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो उसका तीसरा सेटबैक ये आएगा कि कोई भी शख्स अगर 4 सिचुएशंस के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, या आपका मनी बिल है, या आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल 63A के नीचे जाके, अब कोई भी PTI बैक्ड कैंडिडेट जो है आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते और वो जाएगा। चौथा इसका और सेटबैक आया है कि अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जाएंगे तो उसके अंदर इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं आएगी और इनका स्टेटस इंडिपेंडेंट रहेगा। चूंकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉक था जो 3 दिन का था, जो 14 फरवरी से 17 तक लगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया और इस जजमेंट ने जो उसे किया, तो ये कैंडिडेट्स भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि ये MNAs हैं। और उसके बाद जब KPK के अंदर आप जाएंगे तो वहां के ऊपर एक पॉलिटिकली एक मूव हो सकती है कि जिसके अंदर इनकी गवर्नमेंट भी जाए, और उसके बाद जो सेनेट्स की सीट इनको 7 या 8 या 9 मिलनी थी वो निकल के तो वो दूसरी तरफ जाएंगी। तो उसका मतलब ये होगा कि सेनेट के अंदर भी जाके गवर्नमेंट या उसकी अलाइड पार्टीज या और अगर साथ मिलता है तो 2/3 मेजॉरिटी है। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो मैं ये समझता ये हूं कि एक ऐसा प्रोसेस जो इलेक्शन के बाद एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ का किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया, उस पर जिद इख्तियार की गई, और उसको लेकर कानूनदान थे उनके पास, बड़े बड़े लॉयर सुलेमान राया साहब, बैरिस्टर गौर साहब और बाकी सब जो है वो ऐसे ही। जावेद भाई आप ये देखें गलत फैसले, गलत डिसीजन जो है वो देखें। अब आप देखें कि जो बैरिस्टर गौर है या उसके बाद जो ऑपोजिशन लीडर है, अगर ये इतने ही शोर इस मामले के अंदर होते कि SIC बिल्कुल ठीक है तो अपना डिक्लेरेशन देते ना। 6 या 7 लोग जिन्होंने अपने डिक्लेरेशंस नहीं दिए थे, उसका मतलब ये है कि इनको ये पता था कि हमारा ये जो मूव है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लीगली गलत है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं और उस शख्स के मुतालिक इस्तेमाल करते हैं कि जो खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। और फिर फाइनली आप ये देखें कि जिस दिन रिव्यू आया है उस दिन
तक आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना कोई दरखास्त देते हैं कि हमें सीट दी जाए, हमारा इस्तेकाक है, या पहले ही दिन आप दरखास्त देते या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इम्प्लीटमेंट आप करते। और जो मैं समझता हूँ ये सारे का सारा जोर जो था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीड किया उस अथॉरिटी को 39 की हद तक 40, जो अब सारा रिवर्स हो गया है, तो उसके अंदर जो फंडामेंटल पॉइंट्स था वो था पॉलिटिकल जस्टिस और इलेक्टोरल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल इलेक्टोरल जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का काम देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि जो आइन और कानून की एक लैंग्वेज है क्लियर, उसके मुताबिक फैसला करना। और जब सुप्रीम कोर्ट बाहर गई है तो जिस तरह 6-7 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के अंदर रेक्टिफाई किए हैं, जिस तरह आर्टिकल 62(1)(f) का गलत किया सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई किया। इस पे दोबारा आता हूं भाई साहब, अब जो सूरत बनने जा रही है, जैसे अभी हाफिज हसन साहब ने भी बात की और हम देखते आ रहे हैं, आप खुद प्रोग्राम भी करते हैं, गलत फैसला, तहरीक इंसाफ के गलत फैसले, तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियाँ जो हैं अब उनके सामने आ रही हैं ऐसा ऐसा करके, और लग ये रहा है कि शायद अब केपी के अंदर भी कोई तरीके में एतमाद शायद पेश हो जाए। आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके में एतमाद आती है या नहीं आती। लेकिन एक तरफ तो अली अमीन खान गंडापुर पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मिले हुए हैं, अगर वो मिले हुए हैं तो फिर किस लिए तहरीक एतमाद। मैं एक आर्ग्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि केपी असेंबली के अंदर पार्लिमानी पार्टी तो है उनकी, जैसे JUI है, जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे ANP है, इसी तरह से उनकी पार्लिमानी पार्टी है, और आज तक तो हम उसको पार्लिमानी पार्टी समझते रहे हैं ना। उन्होंने वोट भी दिया है। हाँ, अब एंटी डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग सकती, लेकिन क्या ये मुल्क खाली एंटी डिफेक्शन क्लॉज में ही उलझा रहेगा? कभी वो हमजा शहबाज शरीफ वाला फैसला था जस्टिस अता बंदयाल का, वो गलत फैसला था, वो गलत फैसला था ना। दूसरा जो PTI का मसला बना, जिसकी बात आप भी कर रहे थे कि पॉलिसीज़ तो ऑब्वियसली गलत रही उनकी ना। अगर पॉलिसीज़ सही रहती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मसलन आप भी अगर पॉलिटिशियन चाहिए थे, पॉलिटिशियन इस सूरत हाल को हैंडल करते, खत आ गया ना, जिन्होंने खत लिखा है वो तो सारे पॉलिटिशियन जिन्होंने आवाज़ उठाई है। मसलन मुदाकरात आपने कमेटी बनाई, फिर आपने कहा कि नहीं कमेटी 31 जनवरी थी, 31 जनवरी के बाद आपने कहा नहीं पहले ही हम 1 महीना। तो अब अगर मैं समझता हूँ कि पार्टी कह रही है ना, और पार्टी के पॉलिटिशियन पार्टी के अंदर जो कि 2-2 साल से जेलों में हैं, अगर वो कह रहे हैं कि आप बातचीत करें तो मेरा ख्याल है बातचीत सुनना चाहिए, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। और आज जो पार्लिमानी कमेटी का सेनेट है, कौमी असम्बली और कुछ MPs भी, उसके अंदर से तो आवाज़ यही आई है ना कि आप बात करें, बात करनी चाहिए। तो लेट्स होप के जो जिद है कि जी हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, उधर भी करें, मेरा ख्याल है होते रहते हैं राब्ते उनके। लेकिन ये पॉलिटिशियन के साथ, सियासी जमातों के साथ, सियासी जमातों की आपस में बातचीत होना बड़ा ज़रूरी होता है। और अच्छा है कि अब वो सोच रहे हैं कि हम सियासतदान आपस में बात करें बैठ के।